गांधी जी ने कहा था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। ये लाइन हम सबने सुनी है। लेकिन जब कोई भयानक अपराध होता है तो मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि अपराधी को भी वैसी ही तकलीफ मिलनी चाहिए। और यही तो इंसान का सबसे बुनियादी द्वंद्व है, न्याय की इच्छा और बदले की भावना के बीच का फर्क। बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का दरवाजा खुलता है। समाज किसी को सजा क्यों देता है? क्या ये सिर्फ समाज का गुस्सा शांत करने का एक तरीका है? हाँ, जैसा हम अक्सर एनकाउंटर कर दो जैसी मांगों में सुनते हैं। या फिर इसका मकसद समाज को अपराध से बचाना है? या इन सब के पीछे कोई गहरा दार्शनिक ढांचा काम करता है? ये एक बेहतरीन विषय है। हमारे एक लिसनर ने इसी पर कुछ लेख और नोट्स भेजे हैं जो खासकर सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज हम इसी उलझे हुए सवाल की परतें उधेड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सजा देने का तरीका किसी भी समाज के चरित्र को दिखाता है। ये सिर्फ कानून की किताबों का मामला नहीं है, ये हमारे समाज की आत्मा का सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि कुछ शब्दों को साफ कर लेना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ डेवियंस, अपराध और पाप की। ये सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? ये बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है, क्योंकि इन तीनों का फर्क समझे बिना हम दंड के दर्शन को नहीं समझ सकते। चलिए एक एक करके देखते हैं। डेवियंस का मतलब है सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन। सामाजिक मानदंड? हाँ, मतलब वो व्यवहार जिसे समाज अजीब, गलत या अस्वीकार्य मानता है, पर जरूरी नहीं कि वो गैर कानूनी हो। मतलब ये कानून नहीं बल्कि समाज तय करता है। कोई उदाहरण? बिल्कुल। सोचिए, किसी छोटे रूढ़िवादी गांव में किसी का अपनी जाति या धर्म के बाहर शादी करना, कानून तो इसकी इजाजत देता है एकदम। या फिर किसी शांत लाइब्रेरी में जोर जोर से फोन पर बात करना, ये कोई अपराध नहीं है, पर यह सामाजिक नॉर्म्स का उल्लंघन है। इसके लिए समाज आपको औपचारिक सजा नहीं देता, पर शायद लोग घूर कर देखें। अच्छा, तो ये एक तरह का सामाजिक दबाव है। तो फिर अपराध इससे अलग कैसे हुआ? अपराध वो काम है जो राज्य यानी स्टेट द्वारा बनाए गए औपचारिक कानूनों का उल्लंघन करता है, जैसे चोरी, धोखाधड़ी या हत्या। या नियम समाज नहीं बल्कि संसद या विधानसभा बनाती है? सही कहा। और इसकी सजा भी तय होती है, जुर्माना, जेल या उससे भी बड़ी सजा। इन दोनों के बीच की रेखा कई बार बहुत पतली होती है। वो कैसे? जैसे शराब पीकर दोस्तों के साथ गली में हंगामा करना एक डेविएंट व्यवहार हो सकता है, पर अगर वही व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है और किसी को टक्कर मार देता है तो वो तुरंत एक अपराध बन जाता है। समझ गया। डेविएंस समाज की नजर में गलत है और अपराध राज्य की नजर में। तो फिर पाप कहाँ आता है? पाप का दायरा इन दोनों से अलग है और बहुत निजी है। इसका संबंध धार्मिक या नैतिक नियमों के उल्लंघन से है। तो इसे तय करने वाली अथॉरिटी ना समाज है ना राज्य? बिल्कुल, बल्कि धर्म या आपकी अपनी अंतरात्मा है। जैसे जैन धर्म में मांस खाना एक पाप है, पर यह कोई अपराध नहीं है। या कई धर्मों में तो मन में किसी के लिए बुरा सोचना भी पाप माना जाता है। तो डेविएंस की अदालत समाज, अपराध की अदालत राज्य और पाप की अदालत ईश्वर या अंतरात्मा। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। जी। अब जब कोई काम अपराध की श्रेणी में आ जाता है, तब असली सवाल उठता है, समाज उसकी सजा कैसे तय करे? इसके पीछे कौन से मुख्य सिद्धांत काम करते हैं? मुख्य रूप से दंड की दुनिया 3 बड़ी विचारधाराओं पर टिकी है। पहली और सबसे पुरानी है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, यानी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये जैसे को तैसा या आंख के बदले आंख वाला सिद्धांत है। हाँ, एक तरह से, पर बदला कहना इसे थोड़ा छोटा करना होगा। इसके समर्थक इसे न्याय कहते हैं। इसका मूल विचार है आनुपातिकता। आनुपातिकता मतलब सजा अपराध के बराबर होनी चाहिए, ना कम न ज्यादा। इसका मकसद भविष्य में अपराध रोकना या अपराधी को सुधारना नहीं है। तो फिर मकसद क्या है? सिर्फ एक नैतिक संतुलन को फिर से स्थापित करना जो अपराधी ने अपने काम से बिगाड़ दिया है। नैतिक संतुलन, ये सुनने में थोड़ा अमूर्त लगता है। हाँ, इसे महान दार्शनिक इमानुएल कांट ने समझाया था। उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो एक सार्वभौमिक नैतिक नियम को तोड़ता है। उसे सजा देना समाज की नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि न्याय बना रहे। बिल्कुल, सजा अपराधी के लिए एक कर्ज की तरह है जो उसे चुकाना ही होगा।
लेकिन इसकी सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि ये बदले की आदिम भावना को न्याय का चोला पहना देता है। और अगर किसी निर्दोष को सजा हो गई, खासकर मौत की सजा, तो ये नैतिक संतुलन का सिद्धांत तो पूरी तरह ढह जाता है। हाँ, फिर तो कोई वापसी नहीं है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी कमी के जवाब में दूसरी थ्योरी सामने आई, डेटरेंट थ्योरी, यानी निवारक सिद्धांत। अच्छा, तो यहाँ मकसद बदला लेना नहीं बल्कि डर पैदा करना है। एकदम। ये एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण है जिसे जेरेमी बेंथम जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया। उनका तर्क था कि किसी भी सजा का उद्देश्य समाज के लिए अधिकतम लाभ पैदा करना होना चाहिए। तो सजा अपराधी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए दी जाती है। हाँ, वो पुरानी कहावत है ना कि तुम्हें मछली चुराने के लिए सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि इसलिए दी जाएगी कि भविष्य में कोई और मछली न चुराए। मतलब अपराधी समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। बिल्कुल। सजा इतनी कठोर और सार्वजनिक होनी चाहिए कि उसे देखकर किसी और की हिम्मत न हो वैसा अपराध करने की। लेकिन कांट की बात यहाँ भी तो लागू होती है। क्या ये नैतिक रूप से सही है कि आप एक व्यक्ति को पूरे समाज को सबक सिखाने के लिए एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करें? यही इस सिद्धांत पर सबसे बड़ा नैतिक सवाल है। कांट कहते हैं कि हर इंसान अपने आप में एक साध्य है, उसे किसी और लक्ष्य का साधन नहीं बनाया जा सकता। और व्यवहारिक रूप से भी क्या कठोर सजा सच में अपराध रोक पाती है? इस पर आज तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है। सही बात है। तो हमारे पास एक सिद्धांत है जो अतीत को देखता है और दूसरा जो भविष्य को। क्या कोई तीसरा रिश्ता भी है जो अपराधी पर ही केंद्रित हो? हाँ, और वही तीसरा और सबसे आधुनिक सिद्धांत है, रिफॉर्मेटिव थियरी, यानी सुधारात्मक सिद्धांत। यह इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। तो ये मानता है कि अपराध व्यक्ति की बुराई का नतीजा नहीं, बल्कि उसकी परिस्थितियों का परिणाम है, जैसे गरीबी, अशिक्षा या मानसिक स्वास्थ्य। आपने बिल्कुल सही समझा। जब मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषय उभरे तो हमने ये समझना शुरू किया कि अपराध एक जटिल पहेली है। इसलिए इसका लक्ष्य सजा देना नहीं बल्कि अपराधी के व्यवहार के पीछे के कारणों को समझकर उसे सुधारना है। तो यहाँ जेल सजा घर नहीं बल्कि सुधार गृह बन जाता है। बिल्कुल। शिक्षा, थेरेपी, स्किल डेवलपमेंट के जरिए व्यक्ति को समाज का एक उत्पादक सदस्य बनाने पर जोर दिया जाता है। गांधी जी का विचार कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, इसी सिद्धांत का सार है। लेकिन क्या ये नजरिया कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं है? क्या सभी अपराधियों को सुधारा जा सकता है? और यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी चुनौती है। ये उन अपराधियों के मामले में कमजोर पड़ जाता है जिन्होंने बेहद क्रूर अपराध किए हैं। तो अब हमारे पास 3 नजरिए हैं: न्याय के लिए सजा, डर के लिए सजा और सुधार के लिए सजा। अब चलिए इन तीनों को सबसे बड़ी कसौटी पर कसते हैं, मृत्युदंड। हाँ, कैपिटल पनिशमेंट। ये सबसे बड़ा सवाल है। मृत्युदंड की बहस में ये तीनों सिद्धांत कैसे टकराते हैं? ये तीनों सिद्धांत इस बहस के दिल में हैं। मृत्युदंड के समर्थक अक्सर 3 तर्क देते हैं। पहला, रेट्रिब्यूशन, नैतिक संतुलन वाला। हाँ, उनका कहना है कि कुछ अपराध इतने बर्बर होते हैं, जैसे आतंकवाद या किसी बच्ची का बलात्कार और हत्या, कि नैतिक संतुलन बनाने के लिए अपराधी की जान लेना ही एकमात्र न्यायसंगत सजा है। दूसरा तर्क यकीनन डिटरेंस या डर पैदा करना होगा। सही है। समर्थक कहते हैं कि फांसी का डर भविष्य के अपराधियों को रोकेगा। जैसे कसाब को फांसी देने के पीछे एक मकसद आतंकवाद फैलाने वालों में डर पैदा करना भी बताया गया था। और तीसरा तर्क है इनकैपेसिटेशन, यानी अपराधी को समाज से हमेशा के लिए हटा देना ताकि वो फिर कभी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये तो हुए पक्ष के तर्क। और जो लोग इसके खिलाफ हैं उनके सबसे मजबूत तर्क क्या हैं? उनके तर्क भी इन्हीं सिद्धांतों की कमजोरियों से जुड़े हैं। सबसे पहला और बड़ा तर्क नैतिक है कि राज्य को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जीवन के अधिकार का उल्लंघन। बिल्कुल। और इसमें हमेशा एक निर्दोष व्यक्ति को गलती से फांसी दिए जाने का खतरा बना रहता है, एक ऐसी गलती जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। दूसरा, विपक्ष कहता है कि ये एक अप्रभावी निवारक है। जी, जैसे कि विचारक हैना आरेंट ने कहा था, कोई भी सजा एक दृढ़निश्चयी अपराधी को नहीं रोक सकती। दुनिया में कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि जिन देशों में मृत्युदंड है वहां अपराध कम होते हैं। और एक तर्क सामाजिक असमानता का भी तो दिया जाता है। हाँ, और वो बहुत ही गंभीर तर्क है। एक मशहूर कहावत है कि कैपिटल पनिशमेंट इज फॉर दोज विदाउट कैपिटल, यानी मृत्युदंड उनके लिए है जिनके पास पूंजी नहीं है। बिल्कुल।
आंकड़े दिखाते हैं कि ज्यादातर मामलों में ये सजा समाज के सबसे कमजोर तबकों को मिलती है, क्योंकि उनके पास अच्छे वकीलों तक पहुंच नहीं होती। ये सिद्धांत तो ज्यादातर पश्चिमी दर्शन पर आधारित लगते हैं। भारत, जिसकी अपनी एक अलग कानूनी परंपरा रही है, उसने इन विचारों को कैसे अपनाया है? भारत का नजरिया बहुत दिलचस्प तरीके से विकसित हुआ है। प्राचीन भारत में मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ कठोर दंड का समर्थन करते थे, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल था। फिर ब्रिटिश काल में आईपीसी बनी तो उसमें भी इसे रखा गया। और आजादी के बाद संविधान लागू होने पर इस पर जरूर कोई बड़ी कानूनी बहस हुई होगी। बिल्कुल, आजादी के बाद भी ये सजा जारी रही, पर बहस चलती रही और फिर 1980 में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसके बारे में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हर छात्र को पता होना चाहिए। कौन सा केस? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। अच्छा, तो इसी केस में वो मशहूर सिद्धांत आया था। जी, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी विरले से विरला मामला का सिद्धांत स्थापित किया। तो कोर्ट ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की। हाँ, एक बहुत ही अहम संतुलन। उन्होंने कहा कि भारत में जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसलिए उम्र कैद नियम होगा और मृत्युदंड एक अपवाद। मौत की सजा सिर्फ उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जो असाधारण रूप से क्रूर, बर्बर और जघन्य हो, जिन्हें देखकर समाज की अंतरात्मा कांप जाए। बिल्कुल। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की परिभाषा तो बहुत व्यक्तिपरक लगती है ना? क्या एक जज जिसे विरला मानता है, दूसरा उसे नहीं मान सकता? आपने सबसे मुश्किल सवाल पूछा है, और यही भारतीय न्याय प्रणाली में आज सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है। बच्चन सिंह केस में कोर्ट ने ये भी कहा था कि फैसला सिर्फ अपराध की क्रूरता देखकर नहीं, बल्कि अपराधी की परिस्थितियों को देखकर भी लिया जाना चाहिए। जैसे उसकी उम्र, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, क्या उसके सुधरने की कोई गुंजाइश है? हाँ, लेकिन व्यवहार में ये देखा गया है कि अलग अलग जजों ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की अलग अलग व्याख्या की है, जिससे फैसलों में एक रूपता की कमी आई है। तो फिर भारत की वर्तमान स्थिति को हम कैसे समझें? हम किस सिद्धांत को मानते हैं? भारत में एक मिश्रित मॉडल है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार सुधारात्मक सिद्धांत है। जी। जेल का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है। जी। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराधों के लिए हम निवारक और प्रतिशोधात्मक पहलुओं को भी स्वीकार करते हैं। भारत का कानूनी ढांचा मानता है कि कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। तो सामान्य मामलों में सुधार और विरले मामलों में प्रतिशोध और निवारण, ये एक तरह का संतुलन है। एकदम सही। इसीलिए भारतीय न्याय संहिता में आज भी हत्या, आतंकवाद और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे कुछ गिने चुने अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान बना हुआ है। तो आज की इस चर्चा का सफर काफी लंबा रहा। हमने डेवियंस, अपराध और पाप जैसे बुनियादी शब्दों के फर्क से शुरुआत की। फिर दंड के 3 गहरे दार्शनिक सिद्धांतों रेट्रिब्यूटिव, डेटरेंट और रिफॉर्मेटिव को खंगाला। और आखिर में देखा कि भारत मृत्युदंड जैसे जटिल मुद्दे पर इन सिद्धांतों का संतुलन कैसे बनाता है, खासकर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के सिद्धांत के जरिए। जी, और ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है। हर सिद्धांत की अपनी ताकत है और अपनी खामियां भी। बिल्कुल। ये चर्चा दिखाती है कि न्याय कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद है। और इसी बात पर मैं एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगी। जैसा कि हमने चर्चा की, भारत का कानून मानता है कि कुछ अपराधियों को सुधारा नहीं जा सकता। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे समाज और मनोविज्ञान की हमारी समझ विकसित हो रही है, क्या जिसे सुधारा ना जा सके कि ये परिभाषा भी बदल सकती है? जो आज हमें असुधार्य लगता है, क्या कल के विज्ञान की नज़र में उसका इलाज संभव हो सकता है? क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का सिद्धांत पत्थर की लकीर है, या इसे भी हमारी सामूहिक चेतना के साथ विकसित होना चाहिए?